रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ओसीडी के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखना शुरू कर लें। अब ओसीडी को हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका क्राइटेरिया डिस्कस किया था और हम लोगों ने इसकी प्रिवलेंस डिस्कस की थी। इसमें हम लोग रिस्क फैक्टर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमोर्बिडिटीज़ को डिस्कस करेंगे। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो से हैं इसके सबसे पहले टेम्परामेंटल के एक इंसान जो से उसमें इंटीग्रेटेड इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स हैं, हाई नेगेटिव इमोशनैलिटी, बिहेवियर इनिबिशन है चाइल्डहुड में ही, और टेम्परामेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं ये ना कि अगर चाइल्डहुड में ही बिहेवियर इनिबिशन हो, हायर नेगेटिव इमोशनैलिटी हो या फिर ग्रेटर इंटरनलाइजिंग हो। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंटल लेवल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इन्वायरमेंटली भी ओसीडी का इंक्रीज्ड है, लाइक कि अगर कोई प्री नेटल इवेंट्स जो से हैं उसके उसमें एडवर्स हों या फिर प्री मेच्योर बर्थ हो गई हो किसी बच्चे की, फिर उसको काफ़ी अगर मटर्नल टोबैको यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें भी अगर फिज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है बच्चे के साथ तो फिर उसमें भी, और कोई भी स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक इवेंट्स है उससे भी ओसीडी जो से वो ट्रिगर हो सकता है। अब बच्चे में मे बी सडन ऑनसेट हो ओसीडी के सिम्टम्स का, ठीक है, जो कि एसोसिएट हैं विद डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ, पोस्ट इन्फेक्शियस ऑटोइम्यून सिंड्रोम्स के साथ, मतलब कि किसी ना किसी ऐसी जगह, किसी ना किसी ऐसे इवेंट के साथ जहाँ से उसने कोई इन्फेक्शन या फिर मे बी ये इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर देगा, तो लाइक कोविड था भी और इस तरह ना, तो उन चीज़ों से भी ओसीडी जो से वो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, चाइल्डहुड स्ट्रेस या चाइल्डहुड फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, और इसका सडन ऑनसेट होगा। सडन ऑनसेट कैसे होगा? अगर लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि कोविड-19 लाइक कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोविड-19 क्या था कि वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, उसको वीकन कर देता है। इसी तरह ऑटोइम्यून पोस्ट इन्फेक्शियस ऑटोइम्यून सिंड्रोम हो सकता है ये कि ऑटोइम्यून सिंड्रोम, इन्फेक्शियस ऑटोइम्यून सिंड्रोम के बाद फिर ये हो सकता है, और किसी भी दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट के भी इन रिजल्ट ये हो सकती है। उसके बाद हम जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं ना किसी के, तो उसमें ओसीडी जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स हायर है देन अमंग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ दोज विदाउट द डिसऑर्डर, कि उन लोगों में जिनके फर्स्ट डिग्री लाइक उसके फादर, मदर या सिस्टर या फिर किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ओसीडी रहा है, तो उन लोगों में 2 टाइम्स हायर प्रिवलेंस देखी गई है ओसीडी की देन अदर वंस जिनके इर्द गिर्द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ओसीडी नहीं था। ठीक है, उसके अलावा ओसीडी जो है वो चाइल्डहुड और अडोलसेंस में उसका ऑनसेट होता है। ओसीडी का द रेट इज़ इंक्रीज 10-fold। ओसीडी का चाइल्डहुड और अडोलसेंस में 10 गुना ज़्यादा रेट है। उसके बाद फैमिलियर ट्रांसमिशंस इज़ ड्यू इन पार्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, कॉनकॉर्डेंस और रेट ऑफ 0.57 फॉर मोनोजाइगोटिक वर्सेस 0.22 फॉर डायज़ोगोटिक ट्विंस। उसके अलावा ट्विन स्टडीज़ ने ये भी सजेस्ट किया है एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट्स जो से हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40% जो से हैं वो वेरिएंस देखने में आई है ओसीडी के सिम्टम्स की उन लोगों में। ठीक है, उसके अलावा डिसफंक्शन इन द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंटीरियल सिंकोलेट कॉर्टेक्स और सेट्रेटम have been most strongly implicated. Alternations in frontolimbic, frontoparietal and cerebral network have been also been reported। कि फिजियोलॉजिकल में हम क्या क्या देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंटीरियर सिंकोलेट कॉर्टेक्स या सेट्रेटम में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो फिर ओसीडी के सिम्टम्स आ जाते हैं। डिसफंक्शन जैसे कि हमने अभी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या पढ़ा कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और सेट्रेटम में अगर डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो हमें ओसीडी के सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर अल्ट्रेशंस देखने में आए फ्रंटोलिम्बिक, फ्रंटोपैरेटल और सेरेब्रल नेटवर्क्स में, अगर नेटवर्क्स में अगर अल्ट्रेशन देखने में आए तो भी हम ओसीडी को रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर ओसीडी की वजह से ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं कि अल्ट्रेशंस आई हैं नेटवर्क इन फ्रंटोलिम्बिक, फ्रंटोपैरेटल और सेरेब्रल नेटवर्क्स। अच्छा, उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं ओसीडी का।
तो सबसे पहले तो पहले OCD जो से ना आई थिंक सो 4 में OCD जो से तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आफ्टर डैट जैसे कि मैंने आपको पहले भी डायग्नोसिस वाली पार्ट 1 पे बताया है कि उसके बाद इसको एंजाइटी से सेपरेट करके एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया DSM-5 में ये, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट चैप्टर बना दिया गया क्योंकि OCD में अब हम अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी में रिकरेंट थॉट्स होते हैं कि बार बार ख्यालात आते हैं और फिर अवॉइडेंट बिहेवियर होता है और रिपीटेटिव रिक्वेस्ट होती है फॉर रीअश्योरेंस, ठीक है। अब अगर रीअश्योरेंस में ये हम देख लेते हैं ऑल्सो करिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी होता है, ये OCD में भी होता है कि रिपीटेटिव रिक्वेस्ट फॉर रीअश्योरेंस के बार बार कोई ना कोई कंपल्शन अटैच हो जाती है या फिर अवॉइडेंट बिहेवियर हो जाता है और एक ही ख्याल बार बार आता है, ठीक है। अब जब हम रिकरेंट थॉट्स दैट आर प्रेजेंट इन जनरलाइज एंजाइटी वरीज आर यूजुअली अबाउट रियल लाइफ कंसर्न्स, लेकिन जब हम GAD एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो वो रियल लाइफ इवेंट के बारे में एक ख्यालात बार बार तंग कर रहे हैं। लेकिन OCD के जो से ऑब्सेशंस है ना वो रियल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते, वो ऑड होते हैं। उन ऑब्सेशंस का कंटेंट जो सा वो ऑड है, इरेशनल है, मैजिकल इन नेचर है। और कंपल्शंस क्या है, कंपल्शंस जो से हैं वो ऑब्सेशन से लिंक्ड हैं जो कि उस इंसान में पाए जा रहे हैं, वो कंपल्शंस ऑब्सेशन से लिंक्ड है। इस तरह हम OCD और GAD को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को देख लेते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में रूमिनेशन होती है, रूमिनेशन ऑफ थॉट्स होती है, ठीक है। जबकि OCD में क्या ऑब्सेशन है। डिप्रेशन में वो पुराने ख्यालात उसको बार बार याद आएंगे जिसकी वजह से मूड जो सा होगा वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। डिस्ट्रेसिंग होंगी रूमिनेशंस, लेकिन OCD में रूमिनेशंस नहीं होती। OCD में इंट्रूसिव थॉट होता है, डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं कि वो इंसान बैठा कोई काम करे, एकदम से इंट्रूसिव थॉट आया, उस इंट्रूसिव थॉट से कोई ना कोई कंपल्शन हो गई, ठीक है। और जबकि रूमिनेशंस जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में आती हैं, रूमिनेटिंग थॉट्स, वो किसी कंपल्शन के साथ लिंक्ड नहीं होती, लेकिन इंट्रूसिव थॉट्स जो कि OCD में आती हैं वो कंपल्शन के साथ लिंक्ड होती हैं। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं अदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। अदर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एक देखी थी BDD, ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो उसमें तो हमने सादी सी बात कर ली कि अगर हमें अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में, अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में कोई डाउट्स हैं, कोई ऑब्सेशंस हैं और उसकी वजह से हम कोई ना कोई मखसूस कंपल्शन कर रहे हैं तो फिर वो होगी हमारी BDD, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जिसको हम ट्राइकोटोलोमैनिया कहेंगे, ठीक है, ट्राइकोटोलोमैनिया। तो उसमें भी हमने बात की कि उसमें कंपल्सिव बिहेवियर है लाइक लिमिटेड टू हेयर पुलिंग, कि सिर्फ ये है कि अपनी हेयर पुल कर रहे हैं और एब्सेंस ऑफ ऑब्सेशंस है, उसमें ऑब्सेशंस नहीं होते। होर्डिंग डिसऑर्डर में हमने बात की फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन परसिस्टेंट डिफिकल्टी डिस्कार्डिंग ऑफ पार्टिंग विद पोसेशंस, कि जो सी पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, जो ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं, हम उनको डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। और उसको डिस्कार्ड ना कर पाना ये हमारी एक परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी है जो कि होर्डिंग डिसऑर्डर में हमें हो रही है, ठीक है। इस वजह से फिर हम एक्सेसिव चीज़ों को इकट्ठे करी जाते हैं और उसके बाद फिर हम वो चीज़ें कबार हमारे घर में ज़्यादा हो जाता है, हमारी अपनी रहने की जगह और हमारी अपनी अकोमोडेशन कम हो जाती है। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। OCD को ईटिंग डिसऑर्डर से हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि OCD जो है वो अनोर्शिया नर्वोसा से हम ऐसे कि OCD में ऑब्सेशंस है, कंपल्शंस हैं, ठीक है। और वो ऑब्सेशन और कंपल्शंस जो से हैं वो वेट और फूड के रिलेटेड नहीं है, जबकि अनोर्शिया नर्वोसा में ऑब्सेशंस अगर होंगे भी, वो कंसर्न्स अगर होंगे भी तो वो वेट और फूड के बारे में होंगे, ठीक है। कंसर्न्स जो है वो अनोर्शिया नर्वोसा में या ईटिंग डिसऑर्डर में वेट और फूड के बारे में होगा, टेस्ट के बारे में हो सकता है, लेकिन OCD में वेट और फूड के बारे में हम बात नहीं करते कि अच्छा ये वेट और फूड के बारे में ही सिर्फ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, और स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट्स की बात करते हैं। ठीक, टिक जो है वो सडन रैपिड रिकरेंट और नॉन रिथमेटिक मोटर मूवमेंट होती है और वोकलाइजेशन होती है, आई ब्लिंकिंग, थ्रोट क्लीनिंग वगैरह टाइप्स ना। उसके अलावा अगर हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स की कर लें तो वो रिपीटेटिव सीमिंगली ड्राइवन और नॉन फंक्शनल मोटर मूवमेंट्स हैं लाइक हेड बगिंग, बॉडी रॉकिंग, सेल्फ बाइटिंग, ठीक है, कि वो इंसान की रिपीटेटिव है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है लेकिन,
और सीमिंगली ड्राइवन के एकदम से वो जागती हैं और ये वो। और टिक क्या था कि वो रैपिड थी, सडन थी, रिकरेंट थी, बार बार होने वाली थी और नॉन रिथमेटिक मोटर मूवमेंट थी। अब टिक और स्टीरियोटाइप मूवमेंट जो से होती हैं ये लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं देन कंपल्शंस। कंपल्शंस क्या होते हैं? कंपल्शंस जो से होते हैं वो ऑब्सेशन से ट्रिगर करती हैं, ठीक है, एंड आर नॉट एम्ड एट न्यूट्रलाइजिंग ऑब्सेशंस। और जो सी टिक और स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट्स होती हैं वो किसी ऑब्सेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं यूज़ हो रही, वो तो सडन है, हो जाता है इंसान से, ठीक है, और रिपीटेटिव है, लेकिन और कहीं ना कहीं ड्राइवन है, नॉन फंक्शनल है, उनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन कंपल्शन जब हम करते हैं, कंपल्शन एक मकसद के साथ करते हैं, वो मकसद होता है हमारा जो ऑब्सेशन है उसको हमने सेटिस्फाई करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, अपने ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम करते हैं कंपल्शन। फिर है हाउएवर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कम्प्लेक्स टिक्स एंड कंपल्शंस कैन बी डिफ़िकल्ट। हम कम्प्लेक्स टिक्स और कंपल्शन से डिफरेंशिएट करने में भी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि टिक्स जो से वो रैपिड सडन है, जबकि कंपल्शन जो से हैं वो ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं। उसके बाद हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ओसीडी जो से होते हैं वो हैव पुअर इनसाइट, ठीक है, ओसीडी के लोगों को पुअर इनसाइट होती है और डिल्यूजनल ओसीडी बिलीव्स उनके डेवलप हो जाते हैं। दे हैव ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, उनके जो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते। डू नॉट हैव अदर फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोअफेक्टिव, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोअफेक्टिव के दूसरे फीचर्स भी नहीं होते, लाइक हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा for individual whose OCD symptoms warrant the with absent insight or delusional belief specify, तो अगर हम OCD का भी एक ना स्पेसिफायर है कि absent insight, poor insight या फिर delusional belief, तो हम इसको इन चीज़ों के साथ स्पेसिफाई कर देते हैं। और ये सिम्टम्स जो सी हैं ये साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए इनफ नहीं होते। साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए हमें 2-3 और भी सिम्टम्स देखने होते हैं जो कि इसमें नहीं हमें मिल रही। इसमें ऑब्सेशंस, कंपल्शंस है और उन ऑब्सेशंस से डिल्यूजनल बिलीफ्स क्रिएट हो चुके हैं ओसीडी के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हम दूसरे कंपल्सिव लाइक बिहेवियर्स देख लेते हैं, लाइक गैबलिंग, पैराफिलियास, ठीक है, जो कि कंपल्सिव हैं इन नेचर। बट अगर सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं तो पैराफिलियास का केस आ जाएगा, गैबलिंग बिहेवियर है और यहाँ फिर सब्सटेंस यूज़ का बिहेवियर है तो फिर वो दूसरा गैबलिंग नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ में आ जाएगा। बिहेवियर्स डिफर फ्रॉम कंपल्शंस ऑफ ओसीडी आर यूजुअली कि ओसीडी क्या है, ओसीडी एंजाइटी को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वो कंपल्शन कर रहे हैं कि ऑब्सेशन आया, उस ऑब्सेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कंपल्शन कर रहे हैं। जबकि गैबलिंग, पैराफिलियास ये क्या है, ये प्लेयर ड्राइवन है। यहाँ पे इंसान प्लेयर एक्टिविटी को प्लेयर को रिसीव करने के लिए वो एक एक्टिविटी कर रहा है और उस प्लेयर को की फीलिंग को वो रिजिस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके अलावा ओसीपीडी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि 18 के बाद हम डायग्नोस करते हैं नॉर्मली। और ओसीपीडी एज अ नेम, इसका नेम ओसीडी से सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है इसका ओसीडी से नेम, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो सी है ना इन डिसऑर्डर्स की वो ज़रा डिफरेंट है। ओसीपीडी में हम बात करते हैं कि उसके इसमें हम बात करते हैं उसकी रिजिड पर्सनैलिटी की, परफेक्शनिज्म की, कि हर काम अपने तरीके, हर काम इस चीज़ों से होने के, और बोसी नेचर की। जबकि ओसीडी में हम बात करते हैं इंट्रूसिव थॉट्स की, और उन ओसीडी में हम बात करते हैं इंट्रूसिव थॉट्स की, इमेजेस की, अर्जेस की, और उन अर्जेस से लिंक्ड होता है हमारा कोई रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है। लेकिन ओसीपीडी जो सी है वो है परफेक्शनिज्म, रिजिड कंट्रोल, एक्सेसिव रिजिड कंट्रोल और माल अडेप्टिव पैटर्न्स होते हैं उसमें उसकी वर्किंग के, और हमेशा उसको अपना ही वर्क सेटिस्फाई कर सकता है और किसी दूसरे का वर्क सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ठीक है। अब हम कोमोबिडिटीज़ की बात कर लेते हैं। कोमोबिडिटीज़ में हम देखते हैं कि ओसीडी ऑफन हैव अदर साइकोपैथोलॉजीज़, कि इसमें दूसरी साइकोपैथोलॉजीज़ भी देखने को मिल जाती हैं, लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी, स्पेसिफिक फोबिया, 76% के इनके साथ कोमोबिड कर जाता है। डिप्रेसिव और बाइपोलर के साथ 63% जो है वो 63% किसी भी डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ इसकी कोमोबिडिटी देखने में आई है।
लाइफ टाइम डायग्नोसिस जो उनसे होता है वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हो सकता है, और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ भी ये कॉमन है 39%, और इम्पल्स कंट्रोल के साथ 56% जो उनसे वो कॉमन आ जाता है। उसके अलावा ऑनसेट ऑफ OCD जो उनसे होती है मोस्टली कोमोबिट करती है एंजाइटी के साथ, या फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर विद द एक्सेप्शन ऑफ अच्छा एंजाइटी डिसऑर्डर्स। किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ OCD का ऑनसेट हो सकता है, लेकिन सेपरेशन एंजाइटी के साथ नहीं। सेपरेशन एंजाइटी के अलावा बाकी जो से एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ OCD का ऑनसेट लिंक्ड हो सकता है। PTSD जो सा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके साथ भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ प्रोसीड कर सकता है। और 214 ट्रीटमेंट सीकिंग अडल्ट थे एक स्टडी में DSM-4 OCD के अकॉर्डिंग, जिन लोगों को कोमोबिड था ये OCD विद OCPD के साथ, ठीक है। 23% था OCPD, और 32% जो उनसे हैं वो लॉन्गिट्यूडनली। अच्छा, उसके बाद अप टू 30% ऑफ द इंडिविजुअल विद OCD ऑल्सो हैव अ लाइफ टाइम टिक डिसऑर्डर, ठीक। कि 30% OCD के पेशेंट्स इंडिविजुअल्स जो से हैं उनके लाइफ टाइम टिक डिसऑर्डर भी देखने को आया है। अ कोमोबिड टिक डिसऑर्डर इज़ ऑल्सो कॉमन इन मैन एंड ऑनसेट ऑफ OCD इन चाइल्डहुड, ठीक। के OCD और टिक डिसऑर्डर का मर्दों में भी हो सकता है बचपन में, OCD बचपन में हो सकता है उसका, ठीक। उसमें दीज इंडिविजुअल्स टेंड टू डिफर फ्रॉम दोज विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ टिक डिसऑर्डर इन द थीम्स ऑफ देयर OCD सिम्टम्स, कोमोबिड कोर्स और फैमिलियर ट्रांसमिशंस। अच्छा, और OCD के ट्रायड भी हो सकता है, OCD, टिक डिसऑर्डर और ADHD, ये ट्रायड भी देखने को आ सकता है किसी बच्चे में, ठीक। और OCD को और ऑटिज़म को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। आपने उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वैसे तो काफ़ी इजी है, लाइक हमने स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स पीछे डिस्कस की, हम लोगों ने टिक डिसऑर्डर डिस्कस किया, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे साइकोटिक्स को भी डिस्कस कर लिया था, और एंजाइटी इस तरह ना, तो आप इनसे अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑटिज़म का सबसे बड़ा डिफरेंशियल ये होता है कि वो फर्स्ट 5 ईयर्स जो उनसे होते हैं ना बच्चे के, तभी डायग्नोस हो सकता है, जबकि OCD तब डायग्नोस में भी ना हो सके, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होगा। अच्छा, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। अगर कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।